नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कविंद्र। भारत ने एशियन गेम्स में कुल 69 पदक जीते, जो भारतीय एथलीटों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने साल 2010 में 65 पदक जीते थे। भारतीय टीम ने 14 दिन तक चले मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट की अलग अलग कैटेगरी में 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज समेत कुल 69 पदक जीतकर एशियाई इतिहास साल 1951 के स्वर्ण पदक जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। भारतीय एथलीटों ने अपने पिछले एशियाड 2014 के मुकाबले सोने की एक अलग चमक बिखेरी, तो चांदी जैसी सादगी से प्रदर्शन में 4 चांद लगाए। हर प्रतिभागी के खेल में हौसले की एक नई उड़ान थी और यही वजह थी कि आज हम उन खिलाड़ियों का नाम गर्व से ले रहे हैं। और कुछ ऐसे ही विजेताओं के साथ आज हम बात करेंगे उनके सफर की, उनके उड़ान की और उनके चुनौतियों की। हमारे साथ खास मेहमान जो मौजूद हैं, जो विजेता हैं, उनका मैं परिचय करा दूं। अमित हमारे साथ हैं, जो कि बॉक्सिंग में जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। अमित, स्वागत है आपका। सूर्य भानु प्रताप हमारे साथ हैं, जिन्होंने वुशु में ब्रॉन्ज मेडल आपने हासिल किया है। हमारे साथ स्वप्न बर्मन हैं, जो कि गोल्ड मेडल हैं एथलॉन में, स्वागत है। साथ ही ज्योति सुरेखा हमारे साथ हैं, निशानेबाज हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और हमारे साथ दीपिका हैं, जो कि हॉकी प्लेयर हैं और सिल्वर मेडल आपकी टीम ने जीता था। आप सबको बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे साथ यहाँ पर। शुरुआत में अमित आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि बॉक्सिंग में यूँ तो हरियाणा से बहुत सारे नाम निकले हैं, लेकिन आप एक नए अंदाज के साथ वहाँ पर इस बार दिखे हैं। और जो कि एक्सपर्ट हैं वो भी कहते हैं कि भविष्य की बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपके अंदर देखते हैं। सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से बॉक्सिंग की तरफ रुझान हुआ और ये सफ़र कैसा रहा? सर, स्टार्टिंग में मुझे मेरे बड़े भाई जो हैं वो बॉक्सिंग करते थे, मुझे वो बॉक्सिंग की तरफ ले गए थे। और जैसे ही मेरे सर जो हैं अनिल धनखड़ जी, उन्होंने देखा कि लड़का अच्छा कर रहा है तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, उस चीज़ की कमी की ज़रूरत पड़ी है, वो कमी पूरी की है। और जैसे जैसे आगे जाकर किसी कंपटीशन में बाहर जाकर खेलना पड़ा है, वहाँ जाकर साथ गए हैं, वहाँ हौसला बढ़ाया है, जीत दिलाई है। और मेरा सफ़र मेरे हिसाब से मेरे कोच साहब ने ही पूरा आज तक चलाया है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मेरा यही है कि आगे भी मैं यही सोचूंगा कि अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए मेडल ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँ। और जब आपने शुरू किया बॉक्सिंग की कोचिंग, या फिर जब शुरुआती दिनों में किस तरह की सुविधाएं थी, कहाँ से और किसने आपको पिक किया, या कैसे लगा कि आप इस फील्ड पर कुछ कर सकते हैं? और अगर सुविधाओं की बात करूं, स्कूल, कॉलेज या उसके बाद जो संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर कहाँ रहा सफ़र आपका? जी देखिए, एक छोटे से गांव से ही स्टार्ट की थी, मेरे गांव से ही। और सुविधाएं स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा नहीं थी, मिडिल फैमिली से ही हैं तो इतना कुछ ज़्यादा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन मिलते रहे उस हिसाब से मेडल आते रहे। बाद में इंडिया कैंप में आ गए तो हर इक्विपमेंट मिलती रही। उसके बाद से जो ये इंटरनेशनल का मेडलों का सिलसिला जारी हुआ। फर्स्ट टाइम गया हूँ, वहाँ पर मेडल मिला। जहाँ तक आज तक जहाँ भी खेलने गया हूँ, हर टाइम मेडल मिला है, तो इससे बहुत हौसला बढ़ता है। और जो मेरे कोच हैं हमेशा बताते रहते हैं कि किसके साथ कैसे खेलना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, हमेशा बताते रहते हैं, हौसला बढ़ाते रहते हैं। और जो हमारे सीनियर बॉक्सर हैं मनोज कुमार जी, उन्होंने भी यहाँ एशियन में मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है। रूममेट्स थे तो बताते रहते थे कि इस बॉक्सर के साथ कैसे खेलना है, उस बॉक्सर के साथ कैसे खेलना है। हमेशा हौसला बढ़ाते रहते थे और कॉन्फिडेंस रखते थे। कुछ खास बदला है पिछले कुछ वर्षों में? नई तकनीक, नया सिस्टम या नई सुविधाओं की जब बात हो रही है बॉक्सिंग को लेकर ही मैं जी, बॉक्सिंग जो हमारी BFI है वो बहुत ही कुछ प्रोवाइड करा रही है। हर तरीके से जो इक्विपमेंट चाहिए वो दे रही है। जहाँ पर बाहर जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराई है। बाहर के कोचेज़ हैं, हमारे जो इंडिया के कोचेज़ हैं, सबका तालमेल बहुत अच्छा है। अच्छा शेड्यूल बनाते हैं, जिस हिसाब से हमें ट्रेनिंग चाहिए उस हिसाब से देते हैं। जिस चीज़ की कमी होती है वो पूरा करती है। और इसमें मैं थोड़ा इंडियन आर्मी का भी बताना चाहूँगा, उसका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट है उनका। जहाँ भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो चीज़ हर टाइम से देते थे, इससे मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ स्वप्ना भी है। स्वप्ना, आपने गोल्ड मेडल जीता है एथलॉन में और बहुत ही टफ कहा जाता है। और भारतीय खेलों के लिहाज से इस बार कुछ ऐसे नए खेल हम देख रहे हैं जहां पर आप लोगों ने भारतीय परचम लहराया है। आपका इस खेल को लेकर रुझान, इंटरेस्ट कहां से डेवलप हुआ और कैसे आपने ट्रेनिंग ली और फिर यहां तक आपने
पहुंचे आप? मैं हेप्टाथलॉन स्टार्ट किया 2013 में मार्च से। तो तभी से मैं हेप्टा स्टार्ट किया। उससे पहले मैं हाई जंप करती थी और मैं शाई में रह के स्टार्ट किया हेप्टा। उससे पहले आप हाई जंप करते थे तो अचानक आपका इंटरेस्ट हेप्टाथलॉन की तरफ, कुछ खास वजह रही या किसी से आप प्रभावित हुई? हाँ, वो सर मुझे पहले बस हाई जंप कराते थे 2012 में जब मैं शाई में आई थी। तो उसके बाद हेप्टा में मैं कैसे आई कि मैं हाई जंप का ट्रेनिंग बहुत कम होता है और हफ्तों में तो बहुत मतलब 3 से 4 दिन सुबह करते तो शाम को रेस्ट होता था। तो जब शाम को रेस्ट होता था तो मैं सर को बोलती, सर इतना रेस्ट क्यों आप दे रहे हैं मुझे, मैं थोड़ा दीदी लोग या फिर कोई भी प्रैक्टिस करते उन लोगों के पास जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकती हूँ क्या? तो सर ठीक है तुम जाओ, कर सकते हो। तो मैं जाती थी और उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत करती थी प्रैक्टिस। तो उन लोग अगर कोई शॉर्ट पुट करते थे तो मैं उससे भी ज़्यादा थोड़ा बहुत शॉर्ट पुट करती थी। तो सर ने देखा कि अरे ये तो कब से प्रैक्टिस कर रहे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो कब से प्रैक्टिस कर इतना फेंक रहा है और सपना एक दिन में इतना, तो एक बार इसको हम ट्राई करते हैं कि हेप्टा में। तो धीरे धीरे सर ने मुझे हेप्टा में लेकर आया। और जब आपने सफ़र शुरू किया अपने घर से, अपने गांव से, और साई तक पहुंचने में किस तरीके की मुश्किल रही, या फिर वहां पर जो आपका इंटरेस्ट था हाई जंप को लेकर, या वहां पर कुछ और इंटरेस्ट था लेकिन साई पहुंचने के बाद, ट्रेनिंग के बाद कोचेस ने देखा कि आपका बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर हो सकता है इसलिए आपको उसमें डाला गया? शाई में आने से पहले मैं बस क्या बोलूँ कि शाई से आने से पहले मुझे बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा कुछ फैमिली से। और फैमिली वाला भी बोल रहे थे कि हम कोई आपको अच्छा जगह पे छोड़े जहाँ पे आप स्पोर्ट्स कर सको अच्छा से, क्योंकि गांव में रह के आप अगर रहते हो तो ठीक है बस एक जॉब मिल जाएगा, तो हम तुम्हें शाई में भेजेंगे। फिर शाई में भेजा मुझे और उधर से जाके मेरा कैरियर शुरू हो गया। और जब घर से सफ़र शुरू हुआ था खेलों की तरफ, आसपास आपके या किसी जान पहचान में कोई ऐसा था जो खेलों में था जिसके चलते आपको? घर में ही था। मैं हमारे घर में हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो हम चारों फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल और कबड्डी। एथलेटिक्स बहुत छोटा भैया करते थे, तो उन लोगों से ही मैं सीखी हूँ थोड़ा बहुत जब छोटी थी। उसके बाद तो स्कूल का सर था, फिर क्लास का सर था, तो उन लोगों के पास प्रैक्टिस करते करते लास्ट में मैं हेप्टा स्टार्ट किया। हमारे सर के पास जो सुभाष सरकार है उनके पास आके स्टार्ट किया पूरा हेप्टा। और जब इस बार फाइनल इवेंट आया और उससे पहले का जो सफ़र रहा, वहाँ पर किस तरीके से आपने देखा बाकी खिलाड़ियों को, और क्या ख़ास आप बताना चाहेंगी इसके चलते आप गोल्ड मेडल तक पहुँची? क्या वो चीज़ था? क्या कोचेस की टिप्स या फिर दूसरे खिलाड़ियों का आपने देखा खेल कैसा है, वो कैसे आप उससे बेटर कर सकते हैं? गोल्ड मेडल मिलना बस प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, बहुत कुछ क्या बोलूँ, डिसिप्लिन भी पूरा टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। तो सर मुझे हर वक्त मोटिवेट करते थे कि सपना तुम अगर प्रैक्टिस करते तो रूम जाके रेस्ट करो, ये करो वो करो, खाना वाना ठीक ठाक से खाओ। साथ में सबसे बड़ी बात है कि मेरे मम्मा पापा हमेशा बोलते बेटा आपको कहीं भी खेलने जाओ ना तो गोल्ड लेकर आना, गोल्ड लेके आओगे तो अच्छा ही होगा। और पापा मेरा तबीयत खराब है तो पापा के लिए मुझे कुछ भी करना है, मुझे गोल्ड लाना है कहीं से भी, तो वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं इस गोल्ड लाने में। और इस बार भी बोला है कि तुम्हें लाना है बेटा कुछ भी करके, ठीक है, मतलब तुम्हें अच्छा करना है जाके। तो मैं पापा मम्मा को देखकर उन लोगों का सोच, उन लोगों का मोटिवेट, उन लोगों का इतना मेहनत मुझे इतना दूर तक लाने के लिए, और मेरे सर का भी इतना सारा सपोर्ट वगैरह, मतलब सर हमेशा मोटिवेट करते हैं मुझे, तो सबका सब कुछ देखकर मुझे करना ही पड़ा। और जब आपने गोल्ड जीता उसके बाद जब घर में बात हुई मम्मी पापा से, क्या पहले शब्द थे उनके, क्या उन्होंने कहा? बस मामा ने बोला तुम ठीक हो? हाँ मामा मैं ठीक हूँ। और मैं भी पूछा कि आप घर में सब लोग ठीक हो? हाँ ठीक है। मम्मा को टेंशन हो रहा था क्योंकि मेरा बैक में भी इंजरी था, नी में और एंकल तीनों में इंजरी था, तो मुझे कुछ हुआ कि नहीं, कि मैं ग्राउंड पे तो सो गई थी, तो मम्मा को लगा कि शायद मेरे बेटे को कुछ हो गया।
तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने पूछा तुम ठीक हो बेटा, तो बोला हाँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हो ना, बस ठीक है। और बस। और एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि मेरे इस जर्नी में मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, उन लोगों का नाम ना लेकर मैं रह नहीं पा रही हूँ। मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे सर सुभाष सरकार को, जिन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और साथ में शाई, टॉप्स, AFI, इन लोगों ने मुझे सॉरी गो स्पोर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच सबको, क्योंकि मुझे इतना दूर तक सपोर्ट करने के लिए और इतना दूर तक लाने के लिए। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, सूर्य भानु हैं, और वुशु में आपने ब्रॉन्ज जीता है। लास्ट 2010 में एशियन गेम्स में हमारे तब भी मेडल थे, तब 2 थे, फिर 14 में 2 थे, देन अभी फिर से 2 मेडल आए हैं, मतलब 4 मेडल आए। ये है कि इस बार 4 मेडल आए हैं, हमारे 5 मेडल्स भी आ सकते थे, पर थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा क्लिक नहीं हुआ, तो थोड़ा सी प्रॉब्लम की वजह से हमारे इंजरी हो गई। हमारी गेम इंजरी है, 3D गेम है, लाइक कहीं से भी किक पंच मारो तो मतलब हमारी इंजरी वाली ज़्यादा गेम है। तो हमारे 2 प्लेयर इंजर्ड हो गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक नरेंद्र गिरेवाल भैया वो भी खेले थे, उनका जबड़ा टूट गया था, 4 प्लेयर्स पड़ी, उनको किक लगी थी। तो इस बार भी वो खेले, उन मतलब रिकवर करके फिर उनका मेडल आया अभी एशियन गेम्स से, कंसेप्टिव 2 टाइम मेडलिस्ट हो गए हैं वो एशियन गेम्स में। तो इस बार भी उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चली, 1 पॉइंट से वो लूज़ करके। मेरा भी यही रहा कि लिगामेंट हिल गया, जिससे मैं लास्ट टाइम जीता था उस ईरान में, मतलब वो उसी से मैं लूज़ कर गया। इस बार मतलब जीता था, मतलब लिगामेंट हिल गया, तो अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। तो ये था कि खेलना है, बस लग गई थी, बट ये था कि छोड़ना नहीं है, बस खेला और मतलब ऐसे अच्छी परफॉर्मेंस रही। यानी कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार मेडल आप ये कह रहे हैं। लेकिन इस गेम को लेकर एक और चीज़, उस तरह की प्रचार नहीं है देश के अंदर, मैं कहूँ, या लोग पहचान की अगर बात करूँ, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या इन सब को लेकर ज़्यादा लोगों की उत्सुकता भी है और खिलाड़ी भी ज़्यादा उस फील्ड की तरफ शायद आना चाहते हैं। लेकिन आपका रुझान, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, कैसे शुरुआत हुई और किसने आपको पहचाना इस हुनर को? ये तो कुलदीप हांडू सर हैं, हमारे जो चीफ कोच ऑफ इंडिया, इज़ ऑल्सो फ्रॉम जम्मू। तो उनका काफ़ी सारा सपोर्ट था हमें, जैसे वो खुद भी मतलब 10 बार नेशनल चैम्पियन है, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड है उनका, एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उनका ब्रॉन्ज मेडल था। तो उनकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो हम उनको देखते थे। मेरे पापा खुद रेसलर है, वो रुस्तमे हिंद है, भारत केसरी हैं 2 बार। मेरे पापा काफ़ी अच्छे रेसलर हैं, तो मेरे को वो रेसलिंग में लेके गए थे। तो मेरा तो उधर से भाग के आया था, रेसलिंग करता नहीं था। तो फिर मैं क्रिकेट में गया, क्रिकेट भी खेला, अंडर 14 अपने मतलब स्कूल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्कूल गेम्स। तो फिर देन वो भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, उधर उसमें गए, बॉक्सिंग में गए, बॉक्सिंग भी थोड़ी देर खेली, कबड्डी खेली, बस सारी गेम्स खेल के लास्ट 2012 में वुशु ज्वाइन किया। तो कुलदीप सर के पास ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर पहली बार ही नेशनल में गोल्ड आया, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन बना, फिर एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर रहा जूनियर में, और बेस्ट फाइटर रहा, और क्या बोलते हैं उसको नेशनल में फिर लास्ट उसके बाद छोड़ दिया। फिर 2 साल का गैप आ गया, मतलब पढ़ाई तो कॉलेज वाले चले। फिर थोड़ा मम्मा थोड़ी स्ट्रिक्ट थी ना, तो वो पढ़ाई के चक्कर में ज़्यादा रहते थे, तो पापा तो गेम में सपोर्ट करते थे। फिर पढ़ाई के चक्कर में पढ़ाई करी, 12th करी, उसके बाद सीनियर हो गए। फिर पहला नेशनल गेम्स खेला, ट्रेनिंग करवाई कुलदीप सर ने। अभी भी फैमिली में, क्योंकि अब तो खेलों को लेकर बहुत अच्छे, मैं कहूँ कि स्कोप देखता है, फ्यूचर अच्छा है, और परिवारों में क्या अभी भी खेल से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करने की बात आती है? वो पहले मतलब मेरे मम्मा तो थोड़ा मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा, कुछ मतलब उनका तो यही फोकस था कि बच्चे मेरा भानु पढ़ाई करे। पापा हैं वो रेसलर हैं, वो खुद हैं। तो फिर हम एक गांव में रहते थे, तो गांव से फिर वो हमें शहर में लाए मम्मी हमारी पढ़ने के लिए। तो पापा का भी यही था कि पढ़ाई करें। फिर जब हम आ ही गए थे, तो फिर उस एटमॉस्फेयर में हो गए जैसे मम्मा बोलते हैं। सबके घर में ये होता है कि जो मम्मा बोलते हैं वही होता है। तो मम्मा ने बोला इनको पढ़ाई करवानी है, तो वे पढ़ाई के चक्कर में फिर हम मतलब शहर आए। फिर मैं फिर वापस चला गया था गाँव। तो फिर मैंने मतलब अपनी दादी के पास रहने, मैं नहीं रह सकता इधर, क्योंकि थोड़ा मैं गाँव में ज़्यादा खुश रहता हूँ। तो फिर वो फिर वापस लेके आए, बोलते थोड़ा बहुत पढ़ो, उसके बाद जो करना होगा आप करना। तो फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई चलती रही। फिर गेम में आगे मतलब सर को देख के, कुलदीप हांडू सर को, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाई और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल थे और वर्ल्ड कप में सिल्वर था। वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आ गया था मैं। काफ़ी अच्छा चल रहा था जी। हमारे साथ एक और प्लेयर हैं, ज्योति हैं, निशानेबाज हैं आप, और आपने सिल्वर में जीता है। जिस तरीके से ज्योति
खेल रहा है। निशानेबाजी को लेकर हमने देखा कि हाल के कुछ वर्षों में, पिछले करीब 10 वर्षों में तेज़ी के साथ नए खिलाड़ी उभर रहे हैं। आपका सफ़र किस तरीके का रहा है और क्या हम ये कहें कि देश में निशानेबाजी को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है और जो सिस्टम है, सुविधाएं हैं, उनका फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है, जिसके चलते ज़्यादा इस वक्त युवा इसकी तरफ आ रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि हमारे गेम में मोस्टली जूनियर्स आ रहे हैं ऊपर। हमारे अभी टीम देखें तो जूनियर्स है 2 और मेंस टीम में भी जूनियर्स रहा है। जूनियर्स के तरफ से अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो आगे जाके और अच्छा करेंगे, हमारे कंट्री के लिए और मेडल लाने का स्कोप मिलेगा हमारे गेम में। और सपोर्ट कहे आप तो हमारे गेम को अभी सपोर्ट काफ़ी मिला है। एशियन गेम्स के लिए टॉप्स के थ्रू मिला है, उन्होंने हमें फ़ॉरेन कोचिंग के लिए भेजा, हमें इक्विपमेंट दिया नया, और साई सेंटर जहां हम प्रैक्टिस करते हैं सोनीपत, वहाँ पे भी बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ दिए गए हैं। और सबके सपोर्ट की वजह से ही ये हमारा रिज़ल्ट आज मिल रहा है। और आपका सफ़र कैसा रहा? आप घर में किस तरीके की मदद मिली या परेशानियाँ रहीं, मुश्किलें आई होंगी, ये सब कुछ वहाँ पर सुविधाएं मिलती रहीं आपको और धीरे धीरे ये सफ़र आगे बढ़ा? परेशानी तो हर घर में ही होता है, ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है, लेकिन उसको हम लेके उसके आगे बढ़े, उससे तो इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो इसके सामने तो वो नहीं दिखता कुछ भी। और मैंने 2007 में शुरू किया था आर्चरी, मेरे पेरेंट्स ने ज्वाइन किया था मुझे आर्चरी में, और तब से धीरे धीरे आते रहे, रिज़ल्ट भी आते रहे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है अभी। कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहेंगी या बताना चाहेंगी उन युवाओं को लेकर जो कि इस फील्ड पर आना चाहते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ और क्या कुछ है जिसमें फोकस करने की ज़रूरत है जब आप मेडल पर आपकी निगाहें हों और आप बड़े इंटरनेशनल इवेंट पर वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हों? आप अभी मैच के लिए सोचे, गोल्ड मेडल मैच का, हमने बस यही सोचा था, हमारे कोच ने भी यही कहा था हमसे कि कुछ मत सोचो, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, रिज़ल्ट अपने आप आ जाएगा। तो हमने यही सोच के गए थे और लास्ट तक फाइट किया है हमने। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी करो अपने दिल से पूरी कोशिश करो और ज़रूर आपको रिज़ल्ट आएगा। और अगर आर्चरी की बात करूँ, निशानेबाजी की, स्टेट लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या वहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं हैं, या फिर उसके लिए आपको सीधे दिल्ली या फिर बड़े सेंटर्स की तरफ ही आना पड़ता है? अभी आप देखें तो नए नए प्रोग्राम शुरू कर रहे, जैसे खेलो इंडिया है, जो ग्रास रूट लेवल से ही आपको अच्छे फैसिलिटी, अगर परफॉर्मेंस दे रहे हो तो देने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो ये अच्छे प्रोग्राम से, इससे बहुत अच्छी मदद भी मिल रही है सभी को, हेल्प मिली है। जो नया सिस्टम आया खेलो इंडिया, जो नई स्कीम शुरू की सरकार ने। दीपिका हमारे साथ हैं, आप हॉकी प्लेयर हैं और आपकी टीम ने सिल्वर जीता है। दीपिका, क्योंकि टीम इवेंट और इंडिविजुअल जो मैं कहूँ उसमें काफ़ी कुछ फ़र्क है, यहाँ पर क्या बड़ी चुनौती आपके रास्ते की रही? यानी कि आपकी, मैं टीम की बात कर रहा हूँ, और जो सफ़र रहा है, क्योंकि जब भी हॉकी की बात आती है, मेंस हॉकी उसे कंपेयर किया जाता है, तो इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, हॉकी नेशनल गेम है हमारी, और इंडिविजुअल में तो सिर्फ सेल्फ होता है कि हम अपना कर सकते हैं, और टीम गेम में ऐसा होता है कि 18 प्लेयरों के माइंड अलग होते हैं, उनका बोलने का तरीका अलग होता है, सबको मैनेज करके हमें एक टीम बनानी पड़ती है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स कई बार होती है, कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, कोई कम गुस्सा करता है, पर सबके मूड को मैनेज करके फिर हम लोग को मैच खेलना पड़ता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, पर हमें हेल्प बहुत मिलती है। जैसे हमारी हॉकी इंडिया बहुत हेल्प करती है, हमारी साई बहुत हेल्प करती है हमको, रेलवे बहुत हेल्प करती है हम लोगों को। जिससे अभी हॉकी इंडिया, मतलब जो वुमेंस हॉकी है, अभी आप देखोगे पिछले रिकॉर्ड उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। लास्ट टाइम हमारा ब्रॉन्ज था, अभी हमारा सिल्वर है। तो काफ़ी हमें हेल्प मिलती है हमारी फेडरेशन से। और किस तरीके से सुविधाओं के नज़रिए से अगर मैं कहूँ, या फिर आपकी प्रैक्टिस के स्टाइल्स या नई टेक्निक के इस्तेमाल की बात करूँ, इंटरनेशनल जो टीमें हैं वहाँ पर जो सुविधाएं हैं या जो टेक्निक है, जो ट्रेनिंग है, उससे भारतीय टीम को जो सुविधाएं मिल रही हैं, ट्रेनिंग मिल रही है, उनमें कितना फ़र्क है या कितना हम आगे या पीछे हैं? बहुत ज़्यादा चेंज है। जैसे साई में, जैसे पहले जो फूड मिलता था, सारा कुछ चेंज हो चुका है। जैसे हमारे फॉरेनर कोचेज़ मिले हैं, हम लोग को इतने एक्सपोजर मिलते हैं बाहर जाके मैचेस खेलने के लिए। मतलब साई और हॉकी इंडिया, रेलवे ने हमें मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आप देखोगे तो हॉकी में बहुत ज़्यादा चेंज है। आप लोगों ने मैचेस देखे होंगे हॉकी के, मतलब गर्ल्स ने बहुत इंप्रूवमेंट किया सिर्फ इन सपोर्ट के कारण, इन चेंजेस के कारण। क्योंकि स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, उनका खाना, सोना, रहना
बहुत डिफरेंट होता है, जिसमें साई ने, हॉकी इंडिया ने, रेलवे ने इतना समझा है उस चीज़ को, उसी को इम्प्रूव किया जैसे फॉरेनर्स करते हैं, लाइक उस टाइप ही किया उन लोगों ने बहुत कुछ। अमित, मैं आना चाहता हूँ कुछ ऐसे पहलुओं पर जो शायद हम दर्शक नहीं समझ पाते जब खेल को सिर्फ देखते हैं, और हम अमूमन ये प्रकृति का नियम कहूँ या हमारी कमज़ोरी है कि जिस दिन इवेंट होता है हम उस दिन एक पदक की उम्मीद के साथ आप पर नजरें टिकाए होते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी को ये पता होता है कि असल में उसका सफ़र उस पदक तक कितना लंबा था और कितना मुश्किल भरा था। तो दर्शकों को बताने के लिहाज से या यूथ जो नए आना चाहते हैं, क्या है लाइन, कैसे आप इस पर आगे बढ़ें और कैसे फोकस करें? देखिए, खिलाड़ी बहुत कुछ है कि आगे तक जाता है और उसका मेन यही रहता है कि अपने देश के लिए मेडल लेके आए। और बॉक्सिंग ही कही जाए तो इसमें वेट मेंटेन और वेट का जो हिसाब होता है वो काफ़ी होता है। पहली रात को हमें वेट सेट करके ही सोना पड़ता है। कई बार तो वेट सेट करने के बाद रात को एक पानी एक घूंट तक नहीं मिलती पीने को और सारी रात नींद नहीं आती उस वजह से। तो आगे जैसे ही वेट दे के जैसे रिकवरी करते हैं उसे हमें यही होता है कि जल्दी से रिकवरी करें, क्योंकि बाउट खेलनी है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है। आगे का जो बॉक्सर है उसकी खेल नीति भी देखनी है, कैसे हमारे साथ खेल रहा है, कैसे अटैक करेगा, कैसे उस पर डिफेंस करके काउंटर करना है। ये सब चीज़ें देख के हमें उस पर अटैक करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि जो हमारे कोचेज़ ने स्ट्रेटजी बनाई है वो कितनी काम कर रही है। अगर वो काम नहीं कर रही है तो हमें अपने वहीं पर रिंग में ही ये करना पड़ेगा कि इस पर क्या अटैक करना है और क्या हमें स्कोरिंग चाहिए। ये सब बहुत चीज़ें देखकर हमें खेलना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है सर। और सपना, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब सफ़र की बात होती है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ गोल्ड मेडल ही लेकर आएँ, लेकिन जो नए लोग आना चाहते हैं या नए लोग जो आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, कहाँ पर फोकस करना है, क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जो बच्चे खेलना चाहते हैं बस वो लोग चाहने से नहीं होता है, उनका मामा और पापा को भी उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो पहले मैं बच्चों से पहले उनका मामा पापा को बोलूँगी, अगर कोई अपना बच्चा खेलना चाहते हैं तो उनको खेलने दीजिए। जैसे पढ़ाई करते, पढ़ाई में उनको जैसे क्या बोलूँ, जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे उनको खेलना भी चाहिए। उन मामा पापा को मेरा ये मैसेज है कि आप लोग खेलने दीजिए। मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस या उस पर जोर देने की नहीं, बजाय दोनों में इक्वल देना चाहिए कि पढ़ाई में कम इधर ज़्यादा, ऐसा नहीं, दोनों में इक्वल दीजिए। और सुविधाओं के लिहाज से कहीं कोई और सुधार की ज़रूरत है, अगर आप कुछ कहना चाहें? सुविधाएं वही, अगर अभी बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, जैसे मतलब सपोर्ट तो हर तरीके से अभी आ रहा है, पहले जैसे नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जैसे पहले ग्राउंड भी काफ़ी नहीं था, सिंथेटिक ग्राउंड नहीं था, स्टेडियम नहीं था, अभी ये सब कुछ है। तो अभी ये सब कुछ है तो बस वो होने से कुछ नहीं होता है, उधर प्रैक्टिस करने के लिए जाने के लिए बच्चों को भेजना भी चाहिए। तो सारे पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगी कि वो ग्राउंड अगर बने हम लोगों के लिए तो सारे बच्चों को आप भेजो गेम में, तो आगे जाके हमारी जैसा, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्समैन निकल के आएगा। और जितना अभी सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट, इससे भी ज़्यादा मुझे लगता है आगे जाके करेंगे। दीपिका, क्या कुछ और संदेश या फिर मैं कहूँ कुछ ऐसे बदलाव जो आपको लगता है कि अगर हमें भारत को खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 5 पर आना है या टॉप 3 पर आना है, तो क्या कुछ और करने की ज़रूरत है? कहाँ पर हम चूक रहे हैं या कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं? ऐसा होता है कि जिसका नाम चल रहा है सिर्फ उसी को सपोर्ट मिलती है, पर ये गलत है। अगर हम छोटे से ही सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो शायद वो आज हमारे यहाँ पे सिल्वर बैठे, जैसे हम लोग बैठे हैं, आपके पास सिर्फ गोल्ड बैठेगा उस टाइम पे इंडिया में। तो हमें छोटे से ही सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जब आप नाम फेम कमा लिया, जब आपने गोल्ड मेडल लिया तब आपको सपोर्ट मिल रही है, नहीं, नीचे से ही हमें लोगों को स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि स्पेशली गर्ल्स को ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स नहीं करनी, सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं, पर ये गलत चीज़ है। हमें मेंटालिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी स्पोर्ट्स को लेके, गर्ल्स को लेके। तो साई तो सपोर्ट कर ही रहा है। अभी जैसे साई में इतने बच्चे आते हैं, छोटे छोटे यंग आते हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आपका नाम है, फेम है, तभी आपको सपोर्ट मिल रहा है कहीं से। तो हर एक स्टेट के लिए है कि स्टेट में कुछ स्टेट सपोर्ट करती है, कुछ स्टेट सपोर्ट नहीं करती। जैसे हरियाणा बहुत सपोर्ट करता है, बाकी का तो पता ही सबको। तो ये है कि स्टेट में सबको सपोर्ट करना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, तो इसी से हमारे देश की इम्प्रूवमेंट होगी। ज्योति, आपका नजरिया, कोई ऐसी चीज़ जो आप, जिससे अलग अलग आपके साथियों ने कहा, सुझाव दिए?
जी, पहले जैसे कहा कि पेरेंट्स से सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी से जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे हर जगह से आपको सपोर्ट मिलता है तो आगे आपको खुद में भी ये होता है, हाँ इतने सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, मुझे और अच्छा करना चाहिए ताकि मैं कुछ करके दिखाऊं। और आपका क्या सपोर्ट सिस्टम ठीक है या फिर सुविधाओं को लेकर कुछ और बदलाव? जो अभी दीदी ने बात कही स्पोर्ट के लिए, पता क्या रहता है, पहले हमें कोई जानता नहीं था, आज हमारे मेडल आ रहे हैं, आज हमें बड़ा सारा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो उधर हालात बहुत ख़राब है। जैसे उधर के बहुत सारे जो जितने भी प्लेयर हैं ना, चैन सिंह हैं, पिछली लास्ट एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं, अभी एक जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मेडलिस्ट थे पिछले बार, बट वो कोई हरियाणा से खेल रहा है NOC लेके, कोई कहीं और से खेल रहा है, कोई सर्विसेज से खेल रहा है, क्योंकि इनको उधर से सपोर्ट नहीं है, स्टेट सपोर्ट नहीं है। जो अगर वो सपोर्ट मिले सबको, जैसे हर एक स्टेट है वो अपने बच्चों को सपोर्ट करे, अपने बच्चों पे पैसा खर्चे, जैसे पैसा तो आता है पर ये नहीं पता कहाँ जाता है, गलत बात नहीं है ये, बट जो बच्चे जम्मू कश्मीर में, मैं सीधी सी बात करूँगा, अभी कहीं हर जगह सपोर्ट मिल ही रहा है। जम्मू कश्मीर में ऐसा सिस्टम है कि अभी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। अभी बच्चे कई सारे उधर लड़के हमारे वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल लेके आए हैं, एशियन चैंपियनशिप मेडल है, बट क्या सपोर्ट नहीं है। अनदर गेम्स में भी लेके आए हैं, कॉमनवेल्थ भी खेले हुए हैं, पर क्या उनको ना मजबूरी कारण या उनको सर्विसेज स्टेट चेंज करना पड़ता है, कभी सर्विसेज में जाना पड़ता है, किसी को आर्मी में SSB में चले गए हमारे लड़के, बहुत सारा कहीं अलग चले गए। अगर सपोर्ट अच्छा हो स्टेट से और गवर्नमेंट से तो मतलब बड़े सारे जो लड़के, दीदी ने बात बोली कि इधर सिल्वर मेडलिस्ट बैठे हैं, इधर गोल्ड भी बैठे हों, क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेनिंग हम करते हैं, हार्ड वर्क जितने भी हम इधर हैं सारे, ये करो वो करो, फॉरेनर्स करते हैं स्मार्ट वर्क। जब हम स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे कोचेज अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर उनको भी बाहर भेजा जाए, मतलब जैसे हमारे ट्रेनिंग के लिए हमारे कैंप लगते हैं, वैसे उन्हीं के भी लगे, उनकी फिटनेस लेवल वैसा हो, हमारे जैसे उनका भी वैसा सिस्टम हो, तो हमारे मेडल नेचुरली आएंगे। जो फॉरेन कोच है वो खुद की फिटनेस का भी, विद स्टूडेंट्स की फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं। जब ऐसा सिस्टम होएगा ना, मतलब टाइम टू टाइम उनके पास न्यूट्रिशन है, हमारे पास जब थोड़ा सा रहता है कि थोड़ी फिजियो आते हैं, तो क्या होता है कि हमारा फिजियो मतलब होते हैं, बट ठीक है, एक फिजियो 10 बंदों को नहीं देख सकता, 15 बंदों को नहीं देख सकता, नंबर्स कम है, संख्या कम है, तो 2 फिजियो होने चाहिए। जैसे डॉक्टर न्यूट्रिशन साथ, ऐसा चलना चाहिए। ऐसा जब सिस्टम चलने पड़ जाएगा तो नेचुरली गोल्ड आएंगे हमारे। सपोर्टिंग स्टाफ आप कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जो हमारे युवा होनहार विजेता कह रहे हैं, जो चुनौतियां हैं और जो सफर की थोड़ी बहुत अड़चनें या रुकावटें हैं, इसको दूर करने की दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं, उस पर ही बात होगी ब्रेक के उस पार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंद्रह किनारे आई करें। देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप बात हो रही है विजेताओं के साथ, बात हो रही है 18वें एशियन गेम्स के बाद भारत के सफर की, और साथ ही ये भी कि असल में हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं और हमारे से जो देश ऊपर हैं उसके पीछे वजह क्या है, ये फासला कैसे मिटेगा। अमित, जब हम इस तरह के इवेंट को देखते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि चीन या दूसरे देश जो हैं वो टॉप पर हैं, छोटे छोटे देश जो भारत से हैं वो भी कई बार हमसे आगे दिखते हैं, आप लोग एक खिलाड़ी के तौर पर वहाँ जाते हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे कि ये फ़र्क क्यों है, कहाँ पर हमें बदलाव की ज़रूरत है या क्या हमें और जोड़ने की ज़रूरत है ताकि उस सफ़र में हम शीर्ष पर दिखें, टॉप पर दिखें। देखिए, बाहर के जो देश हैं वो अपने
बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गेम्स की तरफ उनका ध्यान रखते हैं। उनको ग्राउंड पे ले जाना, उनका किस गेम के हिसाब से, किस गेम में बच्चे का माहौल बनेगा, किसकी तरफ उसका कंसंट्रेट है, वो सब करने लग जाते हैं वो बहुत छोटी सी उम्र में। और जो हमारे खेल मंत्री जी ने अभी जो मुहिम चलाई है कि स्कूल का सिलेबस कम करके और उसमें गेम जोड़ दिया जाएगा, वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उससे बच्चों का गेम की तरफ काफ़ी ध्यान हो जाएगा और इससे हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा मेडल मिलेंगे। और जो अब हम गोल्ड मेडल जो संख्या 15 है, वो मेरे हिसाब से आने वाले समय में डबल होके उससे ज़्यादा हो सकती है। यानी कि शुरुआती लेवल से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हमें। जी बिल्कुल, छोटे से जो बच्चे हैं उनको कंसंट्रेट करना चाहिए, गेम की तरफ ले जाना चाहिए, ग्राउंड पे लेके जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि कैसे कैसे गेम होता है, कैसे स्पोर्ट्स होता है। और मेरे हिसाब से छोटी उम्र में ही बच्चे को गेम की तरफ लेके जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। और दीपिका, क्या वाकई ऐसा है जब आप विदेश में खेलती हैं और वहाँ के खिलाड़ियों से मिलती हैं तो जो लेवल है, एंट्री लेवल में जिसे कहूँ, भारत में बहुत लेट है, देरी के साथ हम शुरू करते हैं खेल की तरफ रुझान या खेलों उनको ट्रेनिंग की बात, और विदेश में कहीं ज़्यादा पहले है? क्या फ़र्क दिखता है? किसी और का तो मैं क्या, तो मैं खुद का बता देती हूँ आपको। जब मैं स्कूल में थी तब सिर्फ मैं टाइम पास के लिए खेलती थी, पर उस चीज़ को शायद मेरे फादर साहब बहुत ज़्यादा सीरियस ले गए थे, तो स्कूल लेवल पे हमें सपोर्ट नहीं मिली इतनी कभी। वो स्कूल तक ही थी हॉकी मेरी, पर उन्होंने फिर मुझे साई में भेजा, जैसे कि साई हर जगह पर है, साई ने सपोर्ट किया। तो ये गलत है, स्कूल से ही बच्चों को सपोर्ट मिलनी चाहिए और पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए। फॉरेन्स में ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे जब वो 11-12 तक आते हैं तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उस चीज़ में, स्किल में, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके लिए टाइम देते हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो बच्चों के लिए सपोर्ट बचपन से ही मिलना चाहिए, छोटे स्कूल टाइम से। तो स्कूल में स्पोर्ट्स को और मतलब इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है। तो बच्चों को जैसे होता है कि जैसे छोटे बच्चे को जो सिखाओगे वही करने लग जाता है, तो अगर उसको छोटे से ही स्किलफुल बना दे और उस चीज़ के लिए मतलब उसको तैयार कर दे, जब वो खेलने के लेवल पे आएगा तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा बिल्कुल ही। जिस तरीके से हमने देखा कि रुझान बदला है, पहले पेरेंट्स खेलों की तरफ उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे या बच्चों को भेजते भी नहीं थे और सुविधाओं की उतनी मैं कहूँ कि दिक्कत भी थी। इस बदलाव के बाद भी क्या अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जो कह रही हैं कि बहुत देरी के साथ हम बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ भेजते हैं या पेरेंट्स भेजते हैं या स्कूलों में सुविधाएं नहीं हैं, क्या वाकई हकीकत है या कुछ और कारण भी हैं? देखिए, ऐसे नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ भी होना चाहिए हमारे पास। अपॉर्चुनिटीज़ होगा तभी तो ये एग्जाम्पल की तरह हम दिखा पाएंगे, या पेरेंट्स को या बच्चों को जो भी इंटरेस्टेड है, कोई एग्जाम्पल सेट करेंगे कि उनको दिखा के हम बोल सकते हैं कि हाँ उनको देखो उन्होंने ये कर दिखाया, तो कुछ हो सकता है। देखिए, रूरल इंडिया में खासतौर पर मैं कहूँ और स्टेट में, जो बात इससे पहले ब्रेक से पहले कह रहे थे, क्योंकि स्टेट में जो सुविधाएं हैं या खिलाड़ियों को ओन करने की बात है या खिलाड़ियों को प्रमोट करने की बात है, उतना फोकस नहीं है। हाँ, सेंटर्स की स्कीम से उनका फ़ायदा ज़रूर मिला है, नई स्कीम्स के बाद आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो सिस्टम स्टेट लेवल पर अडॉप्ट करने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर नतीजे होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी आता है पहले डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट फिर नेशनल सब पार करके आता है। जो हम टैलेंट स्टेट लेवल पे डिस्कवर करते हैं उनको सपोर्ट मिलता है वहीं से, तो और अच्छा करने की चांसेस है हमारे पास। लेकिन अमित, स्टेट लेवल में देखता हूँ कि हरियाणा अपने आप एक मिसाल है। वहाँ तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि सेंटर्स की कमी है, सुविधाएं या स्कूल लेवल पर वहाँ पर तो सुविधाएं और प्रमोशन भी अच्छा है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, हरियाणा क्योंकि खिलाड़ियों को काफ़ी सपोर्ट करता है और मेरे हिसाब से जितना सपोर्ट करता है हरियाणा उतना और ज़्यादा स्टेट्स जो हैं उनको भी करना चाहिए, और इस हिसाब से ज़्यादा मेडल होंगे हमारे देश के लिए तो उतना ही मान बढ़ेगा। और जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, छोटे लेवल से ही करें। ये नहीं कि वो नेशनल में मेडल देगा, मेडल आ गया उसके बाद से सपोर्ट करना नहीं, उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके अच्छे ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। भानु, वाकई हकीकत है कि स्टेट लेवल पर जो आपने जिक्र किया और जब दुनिया के दूसरे देशों में आप देखते हैं कई ऐसे गेम्स हैं जहां पर अभी तक हमने खाता नहीं खोला है, उसकी वजह भी क्या है? देखो, अमित भैया भी मेडल लेके आए हैं। अमित भैया ने सबसे पहले बात बताई थी कि हम रात को भूखे रहते हैं, सेम सिस्टम रहता है सबका कि वेट तोड़ते हैं, ऐसे रहते हैं, मतलब खाना नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। बट ये चीज़ें मतलब आप बोल रहे हो मतलब एज़ कम्पेयर टू अनदर गेम्स, जो हमारी अमित भाई गेम है, हमारी गेम है, ये हमारी इंडिविजुअल गेम है, फाइट गेम है, इसमें लगने का डर रहता है।
किसी का जबड़ा हिल जाए, किसी को कुछ हो जाए। बट देखो ना, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी हमें, हमारी स्टेट की, हमें जॉब्स मिल जाए, हमें ये रहता है, प्री प्लान रहता है कि हमें जॉब मिल गई है, हमारा सब, हमें जिसको नहीं मिल रही है उसको लग जाए तो उसका आगे कैरियर ख़त्म, ना खेल पाएगा ना कुछ, उसके पास कुछ। अभी कई सारे प्लेयर जिनको लग गई है वो घर पे बैठे हैं। एक भैया थे मणिपुर के, उनकी टांग टूट गई थी लास्ट टाइम पे, उन्होंने ज्वाइन डालनी थी आर्मी में, बट क्या हुआ, उसके हफ्ते पहले एक ट्रायल थे, उसमें टांग टूट गई। फिर उसके बाद उनको कोई सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट से, कुछ और जॉब दे देते, उनका करियर ख़त्म हो गया। कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको लग जाती है, मतलब रिसेंटली चैम्पियंस हैं, वो चैम्पियन रहते हैं, बट क्या होता है बीच बीच में जब जॉब्स मिलने वाली होती हैं उनको एक मतलब लास्ट अभी थोड़ी देर पहले एक और भैया है, मतलब जम्मू कश्मीर के, उनको लग गई। अब वो क्या कर रहे हैं, वो 3 बार की 4 बार चैम्पियन थे, लड़का था हमारा, जूनियर लड़का था, 3-4 गोल्ड मेडलिस्ट था वो, उसके घर का सपोर्ट नहीं था, मतलब और अभी तो बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, उनके घर का सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब वो मैकेनिक का काम करते हैं, एक मोटरसाइकिल बाइक पे, वो 3 बार चैम्पियन था। और एक हमारे मतलब कई सारे प्लेयर हैं हमारे पास जो हम वो कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये था कि मेरे पेरेंट्स का ये सपोर्ट था कि वो रेसलर थे तो सपोर्ट कर गए। हम गाँव में कि खिलाड़ी खेल के मैदान पर जब मेडल जीत भी लेता है और उसके बाद अगर उसे इंजरी हो जाती है तो उसे कोई नहीं पूछ रहा, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, या उसका भविष्य अंधकार में होता है, आर्थिक तौर पर कमजोरी है उसके सामने, वो आती है जी। देखो अभी किसी को, अमित भैया आर्मी में है, मैम सब जॉब पे, जो मतलब हमारे पास अगर जॉब ना बाई चांस किसी को लग जाए तो क्या रहता है कि फिर वो उस प्लेयर का कैरियर खत्म हो जाता है। सब ये देखो, हम इंडिया के लिए खेलते हैं, सब खेलते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया का फ्लैग ऊपर रहे। देखो हम पूरी जान लगाते हैं, जब हम जाते हैं ना, हम कई दिन भूखे रहते हैं। अगर इनको वेट तोड़ना है, ये कई दिन भूखे रहेंगे, हम पानी भी नहीं पीएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ फास्ट फूड को हाथ नहीं लगाएंगे, हर चीज़ को हम साइड टू साइड रखते हैं। अब जो हमारी लास्ट की 4-5 दिन होते हैं, पूरे दिन भूखा रहते हैं, मतलब वेट तोड़ना और एडजस्ट करना, फाइट करना, फेडरेशन वाले के सर पे खड़े होते हैं, कोचेस खड़े होते हैं, हमें पता है एफबीडी डाल के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे अंदर से सांस सूख रहे थे, हम मरने वाले हो जाते हैं जब वेट तोड़ के हम लास्ट में रहता है हमारा। तो देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हमें मेहनत का फल नहीं मिलता तो कई स्पोर्ट्समैन ऐसे रह जाते हैं बेचारे कि उनको कुछ मिल नहीं रहा, हम क्या करेंगे, लास्ट में यही होगा कि किसी दुकान पे काम करेंगे। अब इफ़ हमें जॉब ना मिले तो हम लास्ट में आ जाके क्या करेंगे, किसी फैक्ट्री में काम या किसी और जाके काम। हम तो यही आता है, पढ़े तो हम ग्रेजुएशन की जैसे जॉब का मिल जाएगी, एक कॉल सेंटर मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी। वो क्या है कि बहुत सारे कैरियर उधर ही खत्म हो जाता है। अगर गवर्नमेंट अभी से अच्छा सपोर्ट करने, जैसे अभी हम मेडलिस्ट हैं, हमें रिकमेंड कर दे आगे, हाँ इनको ये बना दिया। अभी हमारे जम्मू कश्मीर ने बोला कि आपको डीएसपी के लिए रिकमेंड करते हैं, अगर रिकमेंड करा तो उसको आगे प्रोसीजर भी चलाना चाहिए। अगर मेरे लिए कर दिया, मेरे पीछे 10 और आएंगे, फिर वो भी जम्मू से खेलेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दीप का ये है कि और जो दूसरे देशों में सिस्टम है खिलाड़ियों को प्रमोट करने या उनके फ्यूचर, उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए, जो चिंता यहाँ पर बता रहे थे उनकी बहुत बड़ी है कि अगर इंजरी हो गई तो आपको आगे फ्यूचर अंधकार में है, खेल में मौका मिलेगा नहीं, और उसके बाद आपके आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये भी एक बड़ा संकट है। दूसरे देशों में से इससे निकलने के लिए या इससे अलग क्या सिस्टम वहाँ पर अडॉप्ट किए हैं लोगों ने? वहाँ पे जैसे कि इनके जो रिहैब के सेंटर है वो बहुत है वहाँ पे, जैसे यहाँ पर इंडिया में थोड़ा सा अलग है, इस पर आपको खुद पर्सनल जाके सेंटर ढूंढना पड़ता है। पर बाकी फेडरेशन का पता नहीं है। जैसे हमारी हॉकी इंडिया के हमारे बहुत सपोर्ट करती है। अभी लास्ट ईयर 1.5 साल पहले मेरी नी की इंजरी हुई थी और मुझे बैक करना था क्योंकि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक थी हमारी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शायद बाकी फेडरेशन नहीं कर पाती, तो मैं उनसे कहूँगी कि बाकी गेम्स को भी सपोर्ट करनी चाहिए। और जैसे कि बाहर है, बाहर तो पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं एक्चुअली, और फेडरेशन में ऐसे कि छोटे छोटे बच्चों से ही उनको पता है कि ये खेलेंगे, जैसे वो टारगेट लेके चलते हैं। कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स खेल गया तो वो ओलंपिक की तैयारी के लिए वो एक बना लेते हैं बैच, फिर उस बैच को पूरा ध्यान देते हैं जैसे खुद के बच्चे हैं, मतलब उनका खाना पीना, इंजरी सब वो ध्यान रखते हैं। जो रिहैब सेंटर है वो बहुत है बाहर, और इंडिया में शायद एक होगा, उसको बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और एक बार फिर से बधाई राज्यसभा टीवी की ओर से आप सबको। और हमारी कोशिश होगी ब्रेक के उस पार उन लोगों से जो आपकी चुनौतियां हैं आपके सामने या फिर जो मुश्किलें आ रही हैं उसको दूर करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कदम और उठाने की जरूरत है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। सोना रूप सजा के हुल्ले पैरी चंजर पाके हुल्ले हत्ती मेहंदी लाके गिद्दा मुट्टे आरे शरारा चन चढ़े चुबारे शरारा। मुझे
याद है शुरुआती दिनों में मैं बुरे परफॉर्मेंसेस भी बहुत प्यार से देखती थी कि ये ज़रूर देखो कि क्यों नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, सब कुछ कर लेना, ये मत करना। मुझे एप्पल का फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं। मुखड़ा पिया का देख के चंचल मन लहरा। नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने सुना विजेताओं को, उनके सफर को, उनकी खुशियां कैसे आईं, उनका सफर कैसा रहा और रास्ते में क्या चुनौतियां थीं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं जिनका अहम योगदान मैं कहूं इन विजेताओं के पीछे है और इन मेडल्स को जीतने में इनकी अहम भूमिका है। समझेंगे कि सफर को और ज्यादा आगे तक ले जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और किन कदमों की और जरूरत है। हमारे साथ ओंकार केरिया जी हैं, स्पेशल डायरेक्टर जनरल साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका राज्यसभा टीवी में जुड़ने के लिए। तलुचन सिंह हमारे साथ हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कुलदीप हांडू हैं, नेशनल चीफ कोच हैं वुशु से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में केरिया साहब आपसे करना चाहूंगा और बधाई के साथ कि हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है पदकों के नजरिए से और ये सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। और जो खिलाड़ी ब्रेक से पहले बता रहे थे कि कैसे आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है और उनका एक बड़ा योगदान जो पदकों में जीतने का है वो आपके सिस्टम को उन्होंने दिया है। बधाई के पात्र हैं आप लोग। लेकिन अब इस सफर को अगर हम और आगे ले जाना चाहें, इस नंबर्स को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जाहिर है भविष्य में, तो क्या रास्ते हैं जिनकी तरफ हम आगे बढ़ने की तरफ अब चलने वाले हैं? क्या आगे को लेकर हमारा प्लान है? देखिए, ये तो जैसे आपने कहा एक निरंतर प्रक्रिया है और सिस्टम्स को हमेशा इम्प्रूव किया जा ही सकता है और लगातार ये इम्प्रूव हम लोग कर रहे हैं। जो ये रिजल्ट आया है जिसके भी आपने चर्चा की है, हमको रिकॉर्ड मेडल्स मिले हैं एशियन गेम्स में, तो इसके पीछे भी पिछले कई सालों की मेहनत रही है। हमारी टॉप स्कीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी टॉप स्कीम जो है, जिसको हम कहते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें करीब 200 खिलाड़ी हैं और इन खिलाड़ियों को हम जो नॉर्मल सुविधाएं लोगों को देते हैं, खिलाड़ियों को कैंप की, इक्विपमेंट की, कोचेज की, फॉरेन एक्सपोजर की, इन सब की जो सुविधाएं हम देते हैं, उनके अलावा टॉप में जो हमारे खिलाड़ी शामिल हैं उनको हम कस्टमाइज्ड सपोर्ट देते हैं। किसी को अगर किसी खास तरह की अलग किस्म की सहायता की ज़रूरत है, एडिशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हम इस स्कीम में करते हैं। लोगों को बाहर भी हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और उनको एडिशनल इक्विपमेंट सपोर्ट देते हैं। जिस तरह के कोच की उनकी ज़रूरत होती है, जिस तरह के सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत होती है, जिस तरह के साइंटिफिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो हम उनको देते हैं। तो इस बार भी हमने देखा है कि जो हमको पदक मिले हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टॉप स्कीम से आए हैं। आज के दिन हमारे करीब 200 खिलाड़ी हैं, उनका प्रदर्शन हम लगातार रिव्यू करते हैं। हर सप्ताह रिव्यू होता है और हम कोशिश करते हैं कि टॉप स्कीम में जो भी अप्रूवल वगैरह है वो तुरंत दिए जाएं, किसी तरह की देरी ना हो। तो इस स्कीम को आगे भी और इम्प्रूव किया जाएगा और इस बात की कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिले। और हमारी जो नॉर्मल स्कीम है, जिसमें हम एलीट खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं देते हैं, उसको भी और इम्प्रूव किया जाएगा। एक जो खास हमारा प्रोग्राम है, खेलो इंडिया प्रोग्राम, उसमें भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं। हमने इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जो हमारी सिंगल स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं, हम उनको एक्रेडिटेशन दे रहे हैं। करीब 40 के करीब एकेडमीज को हमने एक्रेडिटेशन दे दिया है। हमने करीब 1000 खिलाड़ियों का चयन कर लिया है। इन खिलाड़ियों को हम इन एकेडमीज में रखेंगे। जैसे बॉक्सिंग के लिए कोई अलग एकेडमी होगी जिसमें सब तरह की सुविधा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अच्छे से अच्छे उसमें कोच होंगे, इक्विपमेंट होगा, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट होगा। तो 1000 खिलाड़ियों का हमने चयन कर लिया है। इनको इन एकेडमीज में रख के 8 साल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये एक बार की बात नहीं है,
ये साल दर साल होगा। ओके। और हमने इस साल के शुरुआत में हमने खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन्स किए थे और ये भी हर साल चलेगा। अगले साल के शुरू में भी खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेंगे और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगा। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने कमिटीज बनाई है जिसमें अर्जुना अवार्डीज हैं, द्रोणाचार्य अवार्डीज हैं और हमारे फेडरेशंस के लोग हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह की टैलेंट है जिसको हमको इन एकेडमीज में रखना चाहिए, एक्रेडिटेड एकेडमीज में। तो ये सारी कोशिशें हम कर रहे हैं और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी को केवल इक्विपमेंट, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और केवल कोच, इससे वो उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। आज दुनिया लगातार प्रोग्रेस कर रही है, तो हम भी हमारा ये प्रयास है कि एक खिलाड़ी को जो भी स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट चाहिए, जो भी इक्विपमेंट सपोर्ट चाहिए, जो भी कोच का सपोर्ट चाहिए, जो भी फॉरेन एक्सपोजर चाहिए, जैसे भी ट्रेनिंग चाहिए, हम एक इंटीग्रेटेड तरह से उसको उपलब्ध कराएं। ओके। त्रिलोचन सिंह जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं खेलों को लेकर नज़रिया बदल रहा है, न सिर्फ परिवारों का बल्कि समाज का, सोसाइटी और सरकारों का भी, लेकिन अभी भी कई खिलाड़ी ये कह रहे थे कि स्टेट लेवल पर सुविधाओं की कमी दिखती है और वहाँ पर जो टैलेंट का सर्च है, यानी कि जो निकालना है वहाँ से, क्या वहाँ पर कुछ और बेहतर सिस्टम की ज़रूरत है? देखो, बहुत अच्छा माहौल है और मैं काफ़ी देर से इसमें इन्वॉल्व हूँ। एक तो मीडिया का जो रोल है ये बड़ा पॉजिटिव है, इससे बच्चों को बहुत उत्साह मिल रहा है। ये सबसे जो मैं समझता हूँ बड़ी कंट्रीब्यूशन इस वक्त है, क्योंकि मीडिया एवरी फील्ड में बहुत आगे है। जितना मीडिया इसको और पब्लिसाइज करेगा, हमारा यूथ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी अब नज़र आती है, आप तो देखा है, अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी वालों ने बोला है कि जितने मेडल विनर्स हैं इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों के कितने हैं, ये आपने कभी कंपैरिजन करो, बहुत कम है। जितने लोग आ रहे हैं वो डिफरेंट नेशनल कॉरपोरेशन से हैं, कोई पुलिस का है, कोई आर्मी का है, बहुत आ रहे हैं। जॉब लेवल के लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। ओके। बहुत कम है जो कि यूनिवर्सिटी का आके मेडल विनर हो। तो इसकी तरफ थोड़ा हमें स्पेशल क्या किया जाए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो कैंपों में नहीं जाता, क्योंकि कोई पेरेंट नहीं चाहता कि बच्चा मेरा एग्जाम, आजकल कंपटीशन है 95% से कम तो यहाँ एडमिशन नहीं होती दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपने देखा वो भी नहीं होती। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि विद इन यूनिवर्सिटीज़ हम क्या करें, इसके लिए बहुत। दूसरा, जैसे मैं आर्चरी का हूँ, सबसे महंगा इक्विपमेंट आर्चरी है या शूटिंग है, इसमें फिर आम आदमी आगे आता ही नहीं, क्योंकि 3-3 लाख की कौन लेके आएगा इक्विपमेंट। ऐसा ही साइकिलिंग है, जहाँ महंगे इक्विपमेंट हैं उसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी फेडरेशन के साथ मिलके कोई स्कीम सोचे। और चौथा, ये अब देखा गया है कि ये अब चीफ कोच हैं कि जो इंडिविजुअल गेम्स हैं, एथलीट है, वो बड़े अच्छा है। हमारी इस गेम में जो कंबाइंड जैसे टीम वाली इवेंट कोई भी नहीं ले सकी, सारी, चाहे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, उसमें हम नहीं आ पाए। इंडिविजुअल बहुत अच्छे आ गए। तो ये थोड़ा स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी इस ट्रेंड को नोट करे कि क्या कमी रह गई। और अब आर्चरी तो हम वर्ल्ड चैंपियन रहे कई जगह में, अब इस बार जो गोल्ड है, आपने देखा, आपकी टीवी ने भी बहुत दिखाया कि दोनों लास्ट में 2 बार बराबर, कि जैसे लक होती है कि गोल्ड रह गया, सिल्वर आ गया। और अब जो नई स्कीम है, 16 बच्चे हमारे ऑलरेडी स्पोर्ट्स अथॉरिटी की टॉप स्कीम में एंटर्ड हैं। तो वी होप डू बेटर, क्योंकि आर्चरी ट्रेडिशनल गेम है भारत सरकार की, जिसमें विद कोऑपरेशन अच्छा हो सकता है। कुलदीप जी, क्योंकि आप चीफ कोच हैं वुशु के, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और जो 2 बात कही त्रिलोचन सिंह ने, स्टेट लेवल पर और साथ ही साथ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बड़ी चिंता है। जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो उस एज में आ रहे हैं जब आप इस यूनिवर्सिटीज़ के बाहर हैं। इस सिस्टम को बदल, क्योंकि हमने जब देखा कि दुनिया के दूसरे देशों में वहाँ पर स्टूडेंट लेवल से ही एंट्री हो रही है, और तब शायद इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और अक्रॉस द बोर्ड उनकी परफॉर्मेंस हम देखें तो कंपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा। सर, ये तो बात सही बोली त्रिलोचन साहब ने, तो बट ये है कि सर गवर्नमेंट तो इस पर सर फोकस तो कर ही रही है सर। जो मेडल अभी, जो जितने भी मेडलिस्ट हैं
उनकी हार्डली सर एज होगी 20 से 21 साल के दरमियान में एज है। जितने भी आपके मेडल सर लड़के हैं, तो वो खाली अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो लड़के हैं वो ऑलरेडी वही लड़के मेडल दे रहे हैं सर। गवर्नमेंट अभी इसके तरफ तवज्जो दे रही है, क्योंकि सर यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचना कि लाइक अभी तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो भी यूनिवर्सिटी गेम्स में अभी शामिल नहीं है या यूनिवर्सिटी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस कारण वो वहाँ पर नहीं कर पा रहे, परफॉर्म कर रहे हैं। बट हमारा क्या, मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को जो अभी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव अच्छा ले रहे हैं। जैसे अभी केडिया साहब ने बताया था कि टॉप्स की स्कीम है, तो मैं अपनी गेम का बोलूँ कि हमारे 9 लड़के टॉप्स में थे और एशियन गेम्स में उसमें से 6 लड़के सेलेक्ट हो गए, 4 का मेडल आ गया। तो एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट अच्छा है कि स्टेट लेवल में अभी थोड़ा सा कि जैसे खेलो इंडिया स्कीम अभी चली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो ये है कि हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये गेम, तो हर स्पोर्ट्स वहाँ पर जाएगा। तो ये भी इनिशिएट अभी साल पहले ही हुआ, तो इसका रिजल्ट तो 2-3 साल में ही मिल जाएगा। अभी तो हम इसका रिजल्ट करें, बट ये मैं बोल रहा हूँ कि जो एशियन गेम्स का भी जो रिजल्ट आया 1951 से, ये फर्स्ट टाइम आया कि इतना ये हुआ। तो रीज़न का ये है कि टॉप स्कीम प्लस खेलो इंडिया, और कमिंग ईयर्स में जो 2020 में जो ओलंपिक्स है, 2022 में हमारी एशियन गेम्स है, तो इसका रिजल्ट जो इसका जो होगा परिणाम उस टाइम बढ़िया रहेगा। तो ये गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव जो इनके जो प्लान्स है, स्कीम्स है, खेलो इंडिया टॉप्स, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। और स्टेट लेवल में खास तौर पे कि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ भी अभी स्टेडियम्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पर फोकस करे, खास तौर पे JNK पे, वहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो गवर्नमेंट अगर वहाँ पर फोकस करे तो वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ओके, केडिया साहब, 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका कि इस पर क्या आगे की योजना हो सकती है। पहली बात जो खिलाड़ियों ने कही थी, उनका कहना था कि जब किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है या फिर वो खेल नहीं पा रहा होता है, पदक ले भी आता है, आगे का भविष्य कई बार कई खिलाड़ियों का अंधकारमय दिखता है, यानी कि फ्यूचर सिक्योरिटी जो है आर्थिक तौर पर और या फिर जॉब को लेकर वो अनिश्चित दिखती है। उस दिशा में क्या हो रहा है? और दूसरा जो त्रिलोचन साहब कह रहे हैं कि हम कैसे जो लेवल है उसको और एंट्री लेवल नीचे लाएं, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम कोशिश करें कि वो स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट में हिस्सा ले पाएं। और तीसरा, स्टेट लेवल पर टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की दिशा में और क्या कुछ करने की जरूरत है। देखिए, आपने जो तीनों सवाल उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपने इंजरी का सवाल उठाया है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स के दौरान अगर इंजर्ड हो जाए तो उसको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर मुझे कोई इंजरी हो गई और मैं किसी वजह से लंबे समय के लिए खेल से बाहर हो गया या बिल्कुल ही बाहर हो गया, तो मेरा भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। तो हमारी 1-2 इसके लिए योजनाएं हैं जिनको हमने इम्प्रूव भी किया है। ये असल में मंत्रालय की योजना है, वेलफेयर स्कीम है एक, जिसमें हम इस तरह के जो खिलाड़ी हैं उनको मदद करते हैं। हमारी एक पेंशन की भी स्कीम है और इस पर विचार चल रहा है लगातार कि इनको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। हमारी जो नॉर्मल इंश्योरेंस की जो स्कीम वगैरह है वो तो है ही है। दूसरा, आपने कहा कि स्टेट लेवल पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ इतने लोग हैं जो खेलना चाहते हैं और इनके लिए बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और पूरे देश में ज़रूरत है। तो इसके लिए तो ये ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे लोग मिल के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं और कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं वो भी आगे आएं। तीसरा, जो आपने ये कहा कि कॉलेज लेवल पर और स्कूल लेवल पर किस तरह से हम लोगों को इन्वॉल्व करें, तो इस बार हमारा जो खेलो इंडिया का कंपटीशन है उसमें हमारा ये भी विचार है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर हम कॉम्पिटिशन्स, यूनिवर्सिटी लेवल की कॉम्पिटिशन्स भी कराएं। जैसे इस साल के शुरू में जो कॉम्पिटिशन्स हुई थी वो स्कूल लेवल की हुई थी और अगली बार हमारा विचार है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एक अच्छी कंपटीशन हम कराएं। तो इन सभी दिशाओं में काम चल रहा है, मगर जैसा मैंने कहा कि हमारा बड़ा देश है और इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है और स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट है और अब कॉरपोरेट सेक्टर भी आगे आ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि सभी प्लेयर्स मिल के कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम करें
और खेलों के लिए अपना पूरा योगदान दें। एक आखिरी सवाल सर, जो त्रिलोचन सिंह जी ने कहा भी, टीम इवेंट की जब हम बात करते हैं उसकी कंपैरिजन में इंडिविजुअल इवेंट में हमने अच्छा परफॉर्म किया है, वहाँ पर कुछ खास बदलाव की ज़रूरत आपको लगता है कि अगर भविष्य को देखना है? और दूसरा, कुछ ऐसे इवेंट हैं साइकिलिंग या आर्चरी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट महंगे हैं और वहाँ पर एक इंडिविजुअल के लिए जो कि देहात या गाँव से आता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, वहाँ पर कुछ बेनिफिट, कुछ ऐसी स्कीम, सब्सिडी या कुछ सुविधाएँ जिसके ज़रिए हम ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा लोगों को और उसकी तरफ आकर्षित कर सकें? जहाँ तक महंगे इक्विपमेंट्स का सवाल है, ये सही है कि आर्चरी, शूटिंग, इन सब में इक्विपमेंट्स महंगे हैं और आम आदमी के लिए मुश्किल है। तो कई मामलों में तो हम जो एलिट प्लेयर्स हैं उनको तो हम इक्विपमेंट्स देते हैं। जैसे आर्चरी के इक्विपमेंट्स हमने जो भी एशियन गेम्स में गए थे उनके लिए हमने फंड किया था, मगर इसको और भी बढ़ाने की ज़रूरत था। मगर एक रिसोर्सेज का तो सवाल है ही जी। और ये रिसोर्सेज अब तो CSR में भी स्पोर्ट्स शामिल है, तो अगर CSR फंडिंग हो, कॉरपोरेट्स अगर इसकी ओर थोड़ा और ध्यान दें, स्टेट गवर्नमेंट भी इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ें, तो ये जो ग्रास रूट्स लेवल पर इक्विपमेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो इसको सब मिलके काफ़ी हद तक कर सकते हैं सॉल्व। जहाँ तक आपने टीम इवेंट्स की बात कही, हम हॉकी में तो इस बार थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि हम मेडल चूक गए। महिलाओं के हॉकी में हमने सिल्वर लिया और पुरुषों की हॉकी में हमने ब्रॉन्ज लिया। तो हमारी टीम्स अच्छी हैं, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, स्पोर्ट्स में इस तरह से होता रहता है। जहाँ तक फुटबॉल का सवाल है, फुटबॉल भी बहुत ही पॉपुलर हमारे देश में है और इस दिशा में हमने बहुत कुछ कदम उठाए हैं। जैसे अंडर 17 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था जी। और अब आप देखेंगे कि फुटबॉल में हमने काफी प्रोग्रेस किया है, हमारी रैंकिंग काफी इम्प्रूव की है। मगर ये सही है कि टीम गेम्स में जहां सब मिलजुल के खेलते हैं उसमें भी हमको बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया केजे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि असल में ये जो नंबर्स हैं जो हमने रिकॉर्ड बनाया है इसको और कैसे ऊपर ले जाना है, और जब खेलों में दुनिया की बात हो तो भारत का नाम शुरू के 3 या 5 देशों में कैसे पहुंचेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।